देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर और तेजी से बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। जनवरी में कोरोना के मामले कम आने के कारण टेस्टिंग का आंकड़ा प्रतिदिन घटाकर 6 लाख कर दिया गया था। अब एक बार फिर से हर रोज 10 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते से अब तक पिछले 15 दिनों में टेस्टिंग 38% बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल दीपावली के दौरान दिल्ली में मरीजों के बढ़ने की मुख्य वजह टेस्टिंग कम होना ही बताया था। केंद्र सरकार के मुताबिक टेस्टिंग कम होने से बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों की पहचान नहीं हो पाती है। ऐसे लोग बिना किसी रोक टोक के बाहर घूमते हैं, इनसे संक्रमण तेजी से फैलता है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक मामले में गिरफ्तार एपीआई सचिन वजह के कहने पर ही उनके पर्सनल ड्राइवर ने जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो को 25 फरवरी की रात एंटीलिया के बाहर खड़ा किया था। इस दौरान सचिन वजह उस इनोवा को चला रहा था जो लगातार स्कॉर्पियो के पीछे थी। स्कॉर्पियो खड़ी करने के बाद ड्राइवर पीछे के गेट से बाहर निकला और इनोवा में बैठकर दोनों वहां से चले गए। गुजरात के चर्चित इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के 2 पूर्व अधिकारियों गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और मौजूदा एसआई अनाजू चौधरी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इशरत जहां लश्कर तैयबा की आतंकी थी, इस खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता, इसलिए तीनों अपराधियों को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया गया है। यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि 15 जून 2004 को अहमदाबाद में कोतरपुर वाटर वर्क्स के पास पुलिस एनकाउंटर में इशरत जहां, जावेद शेख, अमजद राम और जीशान जौहर मारे गए थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के इरादे से आए थे। इशरत जहां की मां समीमा कौसर और जावेद के पिता गोपीनाथ पिल्लई ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में दूसरे फेज की वोटिंग से पहले बड़ा दांव चला है। उन्होंने सभी बीजेपी विरोधी दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की है। चिट्ठी में ममता ने लिखा है कि मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब हमें लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ इकट्ठा हो जाना चाहिए। इन दलों को ममता ने चिट्ठी लिखी है, उसमें कांग्रेस, सोनिया गांधी, एनसीपी, शरद पवार, डीएमके, एमके स्टालिन, आरजेडी, तेजस्वी यादव, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, बीजेडी, नवीन पटनायक शामिल है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को सेक्टर 70 के नामी बिल्डर से फिरौती के मामले में रोपड़ जेल से लाकर मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अंसारी ने कहा कि मेरी सेहत ज्यादा ठीक नहीं है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें दोबारा रोपड़ जेल भेज दिया है। अब अंसारी को 12 अप्रैल को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि अंसारी को व्हील चेयर पर भारी पुलिस बल के साथ पिछले गेट से लाया गया है। गौरतलब है कि अंसारी जनवरी 2019 से रूपनगर की जिला जेल में बंद है। मोहाली के एक बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए अंसारी को यहाँ रखा गया था। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच टीकाकरण जारी है। देश में चल रहे कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत आज यानी 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी कोरोना टीका लगवाने की बात कही गई है। इससे पहले 45 साल से अधिक उम्र के उन्हीं लोगों को कोरोना वैक्सीन लग रही थी जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। लेकिन अब सरकार ने लोगों से अपील की है कि 45 साल के सभी लोग कोरोना का टीका लगवा लें। इसकी प्रक्रिया कल से देश भर में शुरू हो जाएगी। वहीं सरकार ने बताया है कि अब तक के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से होने वाली 80% मौतें 45 साल से अधिक उम्र के लोगों में ही हुई हैं। इससे साफ जाहिर है कि इस उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने से कोरोना से होने वाली मौतों पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। आज सप्ताह के तीसरे और नए वित्त वर्ष के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 358.57 अंकों की बढ़त के साथ 49,868.72 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 102.60 अंक की तेजी के साथ 14,793.30 के स्तर पर खुला।
अमेरिकन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यानी YouTube जल्द ही एक नया फीचर लॉन्च कर सकती है, जिसकी मदद से यूजर्स YouTube पर मिले डिसलाइक को हाइड कर सकेंगे। दरअसल YouTube कंपनी वीडियो क्रिएटर्स को हतोत्साहित होने से बचाने के लिए नए फीचर्स पर काम कर रही है, जिससे चरणबद्ध योजना के तहत वीडियो को डिसलाइक करने की मुहिम को रोका जा सकेगा। दरअसल कुछ लोग जानबूझकर क्रिएटर्स और चैनल के वीडियो की रेटिंग को गिराने का काम करते हैं। इसमें कई तरह के राजनीतिक संगठन भी शामिल होते हैं, जो अपने विरोधियों के YouTube वीडियो को जानबूझकर डिसलाइक करने का काम करते हैं। पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े आतंकी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। आतंकी सैफुल्लाह मंसूर उर्फ बहादुर अली ने दिल्ली समेत भारत के विभिन्न स्थानों पर आतंकी हमलों को अंजाम देने के इरादे से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की थी। मंसूर ने 2 अन्य आतंकियों अबू दर्दा के साथ अवैध रूप से घाटी में घुसपैठ की थी। इन आतंकियों का इरादा भारत में अलग अलग स्थानों पर आतंकी हमलों को अंजाम देना था। गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने मंसूर उर्फ बहादुर अली को जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के यहमा मुकाम गांव से गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी 25 जुलाई 2016 को हुई थी। वहीं वेतनभोगी कर्मचारियों के हाथ में 1 अप्रैल से कम वेतन नहीं मिलेगा। सरकार 4 नए लेबर कोड्स को अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से लागू नहीं कर रही है। सरकार अभी इन कोड से संबंधित नियमों को अंतिम रूप दे रही है। इसका मतलब है कि अगले महीने से निजी कर्मचारियों की टेक होम सैलरी और पीएफ योगदान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब ये श्रम संहिताएं लागू हो जाएंगी, उसके बाद ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पीएफ की गणना में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। गूगल मैप के जरिए लाखों की संख्या में लोग रोजाना अपना सफर तय करते हैं। फिलहाल इस सफर को ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए गूगल ने घोषणा की है कि उसका मैप ऐप ड्राइवरों को उन मार्गों से ले जाएगा जो पर्यावरण के अनुकूल हैं। इन मार्गों से चलने पर यातायात और ढलान के आधार पर सबसे कम कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न होने का अनुमान है। कंपनी ने यह ऐलान दुनिया भर में चल रहे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए किया है। इस नए फीचर को इस साल के अंत तक अमेरिका में लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसे अन्य देशों में पेश किया जाएगा। इस फीचर की मदद से डिफॉल्ट रूप से मैप्स ड्राइवरों को पर्यावरण अनुकूल मार्ग के बारे में सूचना देंगे। कोरोना वैक्सीन बना रही फार्मा कंपनियों फाइजर बायोएनटेक ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों पर 100% इफेक्टिव है। इस दौरान कंपनी ने जारी अपने एक बयान में कहा कि अमेरिका में 2250 बच्चों पर किए गए फेज 3 ट्रायल्स में वैक्सीन दिए जाने के बाद ये 100% असरदार रही है और बेहतरीन एंटीबॉडी रिस्पांस देखने को मिला है। वैक्सीन के ट्रायल अक्टूबर 2020 से जारी थे। इसके नतीजे अब आए हैं। भारतीय मूल के 12 साल के अभिनव भी फाइजर वैक्सीन के ट्रायल में शामिल हुए। वो कोरोना वैक्सीन लेने वाले सबसे कम उम्र के बच्चों में शामिल हैं। उनके पिता शरद भी डॉक्टर हैं और कोविड वैक्सीन के ट्रायल में शामिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज के चुनाव से पहले भाजपा नेता अशोक डिंडा को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। आपको बता दें कि मोयना विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर डिंडा पर मंगलवार को हमला किया गया था। डिंडा मोयना बाजार में रोड शो कर लौट रहे थे। हमलावरों ने उनकी SUV में तोड़फोड़ की और उन पर पत्थरबाजी भी की। अचानक हुए हमले में डिंडा घायल हो गए थे। उन्हें कंधे पर चोट लगी हुई थी। चुनाव आयोग ने डिंडा पर हुए हमले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। अमेरिकन कंपनी एप्पल ने अपनी वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस यानी WWDC 2021 की घोषणा कर दी है। कंपनी ने साफ किया है कि इस बार की कॉन्फ्रेंस भी वर्चुअल होगी। ये इवेंट 7 से 11 जून तक होगा। कंपनी ने इसके लिए एक टीजर भी जारी किया है, जिसमें एक इमोजी के गॉगल में 7 जून नजर आ रही है। वहीं WWDC के वाइस प्रेसिडेंट सुसान प्रेस्कोट ने कहा है कि हम लोग WWDC 21 को अपना बेस्ट इवेंट बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम एप्पल डेवलपर्स न्यू टूल को लेकर भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं, ताकि डेवलपर्स को नए ऐप को बनाने में काफी मदद मिल सके। सेमीकंडक्टर की सप्लाई ने टेक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रफ्तार को धीमा कर दिया है। यही वजह है कि भारत सेमीकंडक्टर बनाने वाली हर कंपनी को $1 बिलियन यानी करीब 7300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए कैश दे रहा है। इस राशि की मदद से वो देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहती हैं, ताकि स्मार्टफोन असेंबली इंडस्ट्री की सप्लाई चेन मजबूत हो सके। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया अभियान ने
चीन के बाद भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता में बदलने की मदद की है। ये चिप कंपनियों के लिए देश में स्थापित होने का सही समय है। 80 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार की सर्जरी सफल रही, इसकी पुष्टि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की। पवार मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। टोपे ने बताया है कि ऑपरेशन के बाद पवार बिल्कुल ठीक हैं। गाल ब्लैडर से स्टोन को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया है। उनका स्टोन एंडोस्कोपी के जरिए निकाला गया है। पवार की सर्जरी के बाद डॉक्टर अमित मायदेव ने बताया कि कुछ टेस्ट करने के बाद हमने उनकी सर्जरी करने का फैसला किया था। बाद में उनका गाल ब्लैडर निकालने का फैसला करेंगे। फिलहाल वो निगरानी में है। माना जा रहा है कि ये सर्जरी देर रात हुई है और ये पूरी प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक चली है। वहीं राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब सख्त हो गई है। अब 8 की जगह 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। चित्तौड़ और आबू रोड का नाम भी लिस्ट में अब जोड़ दिया गया है। पूरे प्रदेश के बाजार अब रात 9 बजे से ही बंद हो जाएंगे। पहले बाजार बंद होने का समय 10 बजे और नाइट कर्फ्यू का समय 11 बजे तय किया गया था, लेकिन कोरोना केस बढ़ने के बाद अब सख्ती बढ़ाते हुए समय और कम कर दिया गया है। 8वीं तक के स्कूल बंद करने पर भी फैसला जल्द कलेक्टर ले सकते हैं। 1 अप्रैल यानी आज से देश में हवाई सफर महंगा होने जा रहा है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस ASF को बढ़ा दिया है। इससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेवाओं के लिए बढ़ाया गया है। घरेलू हवाई यात्रियों के लिए ASF में 40 रुपए की वृद्धि की गई है। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 39 सीटों पर वोटिंग जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से रिकॉर्ड मतदान की अपील की है। राज्य की जिन 39 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उनमें 26 महिलाओं सहित 345 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। पहले चरण में असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से 47 सीटों पर 27 मार्च को मतदान हो चुका है। राज्य में अंतिम चरण का चुनाव 6 अप्रैल को होगा और 2 मई को नतीजे आएंगे। वहीं बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या की भी खबर सामने आई है। 48 साल के उत्तम डोलुई पर तड़के 10-15 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया है।